Okay, so very good afternoon to every one of you all. I hope you all are good. And am I audible and visible? Please let me know. I think yes, I am. Good afternoon, Harshal. Good afternoon, Nitin. Good afternoon, Imangi. Good afternoon, Sukhpreet, Saloni. Hello, boys and girls. चलो, तो कल हमारा सक्सेसफुली कंपनीज एक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ था. आज हम लोग करने वाले हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, है ना. तो मेरे साथ साथ आप लोगों ने रिवाइज करना है, और अगर कुछ गलतियां आप करते हो रिवीजन के वक्त, मेक इट श्योर यू आर मेकिंग अ नोट ऑफ द सेम एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड. पहली बात तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन ही नहीं किया है. यही कहा है बस कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 3 टाइप के हो सकते हैं. कौन से 3 टाइप के हो सकते हैं? अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ चेक. अब starting with the first negotiable instrument, and that is a promissory note. What do you mean by a promissory note? So a promissory note is an instrument in writing wherein there is an unconditional undertaking which is signed by the maker to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or to the bearer of an instrument. But आप जानते हो RBI regulations के हिसाब से you cannot make a bearer promissory note because bearer promissory note start acting like currency notes. तो भले ही negotiable instruments act के हिसाब से यहाँ पे bearer लिखा होगा, बट प्रैक्टिकली सिर्फ NI एक्ट नहीं है जो आपको फॉलो करनी है. NI एक्ट के साथ साथ दूसरी भी एक्ट्स होती है जो आपको फॉलो करनी होती है. हाँ, और उन एक्ट्स के हिसाब से आप जो है क्या कर सकते हो, इनफैक्ट क्या नहीं कर सकते हो, बेरर प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकते हो. कितनी पार्टीज होती है टू अ प्रॉमिसरी नोट? कम ऑन गाइस, यू नीड टू आंसर विथ मी. कुछ ही बच्चे जो जवाब दे रहे हैं, बाकी बच्चों ने भी जवाब देना है. टाइटल में कंपनीज एक्ट है. यस आई नो, द टीम विल अपडेट द थंबनेल. एक्चुअली आज सुबह 4 बजे से प्रेस्टीज पॉइंट पे लाइट ही नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट द लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप इन द ऑफिस आर नॉट वर्किंग. जो भी अभी मोबाइल से ही काम चल रहा है, और इसीलिए येस्टरडे का ही थंबनेल आई अपडेटेड टुडे बिकॉज थंबनेल बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर को लैपटॉप का एक्सेस ही अवेलेबल नहीं था. अब क्या कर सकते हैं, मेरा भारत महान है ना. तो ये सब कुछ अभी जो है मोबाइल से ही चल रहा है. मोबाइल का जब तक डेटा है और इंटरनेट और बैटरी है तब तक लेक्चर चलेगा, नहीं तो फिर जिंदाबाद, क्या ही कर सकते हैं. चलो ठीक है, आ जाइए फटाफट आओ, बिकॉज आज मेरे लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब हमें MSB म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बात की है इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट से, तो समझ में आया है शाम के 5 बजे तक लाइट नहीं आने वाली है, और उसके पहले अगर मेरी मोबाइल की बैटरी डेड हो जाएगी, द लैपटॉप विल जस्ट स्टॉप स्ट्रीमिंग. तो हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, ठीक है. इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री. चलो आ जाइए. तो 2 पार्टीज होती है प्रॉमिसरी नोट में. कौन सी 2 पार्टीज होती है? एक मेकर होता है और एक पेई होती है. पेई होता है. मेकर वो पार्टी होती है जो प्रॉमिसरी नोट को बनाता है, एंड इनफैक्ट मेकर का साइन होना इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है. और जिसको पेमेंट देने का वादा कर रहे हो उस पर्सन को कहते हैं एज द पेई. दोनों में से प्राइमरी लायबिलिटी ऑब्वियसली किसकी होती है? मेकर की होती है. और मेकर को इस प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट जो होता है वो देना होता है टू द पेई. Along with that, there are certain characteristics of a promissory note. अब इसके ऊपर इंस्टीट्यूट 1-1, 2-2 मार्क के आपको क्वेश्चंस भी पूछ सकती है कि क्या ये बनाया गया प्रॉमिसरी नोट वैलिड है या नहीं है. तो आपको वैलिड है या नहीं है इसका जवाब देना होगा थ्रू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि एवरी प्रॉमिसरी नोट कंपल्सरी हैज टू बी इन राइटिंग.
A oral promise made is not going to be sufficient in the eyes of law. राइटिंग में तो होना चाहिए, बट राइटिंग में आपको प्रॉमिस देना जरूरी है. सिर्फ अक्नॉलेजमेंट दिया इससे बातें काफी नहीं है. तो जैसे कि आई सेड दैट I I owe you 20,000 rupees. So is this a valid promissory note? पहली बात तो मैंने बोला है, I said, I told you. This is not in writing. And plus जो मैंने बोला भी है ना, ये सिर्फ acknowledgement है, यहां पे promise नहीं है. मैंने क्या कहा, हाँ मुझे पता है कि मेरे को आपको 20,000 रुपए देने हैं. अक्नॉलेजमेंट प्रॉमिस के बराबर नहीं होता है. तो मेरे को वादा करना है और ये वादा राइटिंग में होना कंपलसरी है. एंड प्लस दिस प्रॉमिस मस्ट बी डेफिनेट एंड इट शुड बी अनकंडीशनल इन नेचर. ओके, सो कंडीशन अटैच्ड अगर आपके प्रॉमिस को है तो ऐसा प्रॉमिस जो है वो वैलिड प्रॉमिस नहीं है. Plus, this promissory note must be signed by the maker. The promise that you are giving should be to pay money only. मतलब money and money only, and this money also has to be certain in nature. Plus, आपका maker as well as pay, they have to be certain, they have to be definite, and they have to be two different persons. And last but not the least, स्टैंपिंग होना जरूरी है. देखो, तीन में से दो इंस्ट्रूमेंट्स को स्टैंपिंग की जरूरत होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट. चेक के केस में स्टैंप की जरूरत नहीं है. ओके, आ जाइए. चलो. नो विवेक, माई बर्थडे इज ऑन 2nd of November. इट्स नॉट टुडे. चलो आ जाइए आगे. द नेक्स्ट काइंड of a negotiable instrument is a bill of exchange. So what do you mean by a bill of exchange? A bill of exchange is an instrument in writing which is containing an unconditional order which is signed by the maker, which directs a person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती है. आप लोग बता सकते हो कौन सी तीन पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई होता है. ड्रॉवर वो व्यक्ति होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है. द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज द ड्रॉवर. जो व्यक्ति को ड्रॉवर ऑर्डर दे रहा है उस व्यक्ति को कहते हैं एज द ड्रॉई. और ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करने के बाद बन जाता है एक्सेप्टर. यही जो एक्सेप्टर होता है, ही इज बेसिकली प्राइमरीली लायबल टू मेक द पेमेंट. और इसकी लायबिलिटी होती है प्राइमरी एंड इट इज एक्चुअली कंडीशनल. इट्स प्राइमरी इन दिस सेंस कि ड्रॉवर से भी पहले आप ड्रॉई के पास जाओगे पेमेंट डिमांड करने के लिए. अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं दिया, हाँ तो ये सही था, तो ड्रॉवर जो है उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है. तो ड्रॉवर की लायबिलिटी जो है इट इज सेकेंडरी एंड इट इज कंडीशनल. कंडीशनल कैसे? कि अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं दिया तो ड्रॉवर पेमेंट देगा. और तीसरी पार्टी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में इज द पेई. पेई वो व्यक्ति है जिसको पेमेंट मिलने वाला है. तो द पर्सन हुज नेम इज रिटन इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम द मनी इज गोइंग टू बी गिवन इज नोन एज द पेई. जैसे प्रॉमिसरी नोट के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंपल्सरी हैज टू बी इन राइटिंग. नाम में लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कभी भी आप ओरली नहीं बना सकते हो. अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाना है इट कंपल्सरी हैज टू बी इन राइटिंग. यहां पर देयर इज एन ऑर्डर टू पे. दिस ऑर्डर हैज टू बी इन राइटिंग. द ऑर्डर हैज टू बी अनकंडीशनल इन नेचर.
The order should be to pay money and money only, and this money has to be a certain sum of money. Drawer, drawee and payee, all the parties to this negotiable instrument have to be certain, and this bill of exchange also has to be signed. These are the characteristics of a bill of exchange. And the third kind of negotiable instrument is a check. So you know that a check is a kind of a bill of exchange, but it is always drawn on a banker. Okay, and check includes an electronic image of a truncated check, and it also includes a check in the electronic form. चेक में भी बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे तीन ही पार्टीज होती है. कौन सी तीन पार्टीज? ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे. हाँ, ड्रॉवर वो पर्सन है जो चेक को बनाता है. इनकी लाइबिलिटी प्राइमरी होती है और होती है अनकंडीशनल इन नेचर. यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्यों. ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंकर जिसके ऊपर आपने चेक बनाया है, एंड द पेई इज दैट पर्सन टू हुम द पेमेंट विल बी गिवन ऑन द चेक. जिसके फेवर में आप चेक बनाते हो उस पर्सन को कहते हैं एज द पेई. बिल ऑफ एक्सचेंज के जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेक के भी है, बट इसमें दो बातें अलग है. A check is an instrument which is always payable on demand. It is a demand instrument. It is not a time instrument. And check is always drawn on a banker. So these are the characteristics of a check. अब हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको डिफरेंस पूछ ले. डिफरेंस बिटवीन मे बी अ प्रॉमिसरी नोट एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज. मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूं. ये पांचों भी डिफरेंसेस फटाफट आप रीड करोगे. कम ऑन गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. शुरू करो, चलो जल्दी जल्दी. Once you are done with the reading part, please let me know. हो सकता है इंस्टीट्यूट ने आपको 3 मार्क का सवाल पूछ दिया प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंशिएशन. कम ऑन गाइस, कुछ बच्चों का हो गया है रीड करके. मैम जूम इन कर लीजिए. 1 मिनट बेटा, जूम इन करूंगी तो सारे पॉइंट्स एक साथ नजर नहीं आएंगे. पहले डिफरेंशिएशन में तो आपने डेफिनेशन का डिफरेंशिएशन लिखा है, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे मैं जूम इन करती हूं. ठीक है, चलो बहुत सारे बच्चों का रीड करके हो चुका है. कम ऑन गाइस, व्हाट अबाउट अदर्स? अगर ये लोग रीड कर सकते तो आप क्यों नहीं? Last 10 seconds. Come on, guys. चलो लास्ट पॉइंट बता दो. याशी कह रहे, देखो प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर. मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही कहा था इस रिवीजन लेक्चर के. आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से प्रॉमिसरी नोट बेरर को नहीं आप बना सकते हो, बिकॉज अगर आपने प्रॉमिसरी नोट बेरर के नाम पे बनाना चालू कर दिया, मतलब बेरर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट को बेयर करता है
उसको पेमेंट मिलेगा. इट्स नॉट एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. तो दे विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक करेंसी नोट्स. इसलिए प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर, बट हाउएवर बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी मेड पेएबल टू अ बेरर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. कम ऑन गाइस. क्लासिफिकेशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. पहली बात तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आप ट्रांसफरेबिलिटी के हिसाब से देखते हो तो अब वो डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट बेरर है या ऑर्डर है. क्योंकि बेरर इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हो बाय मियर डिलीवरी. नाम में ही लिखा है ना बेरर. जैसे कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट को बेर करता है वही उसका ओनर हो जाता है. कल जाके इंस्ट्रूमेंट आपको दिया, आपके हाथों में इंस्ट्रूमेंट आ गया तो इंस्ट्रूमेंट आपका हो जाएगा. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आपको ट्रांसफर करना है डिलीवरी से बात बन जाएगी. बट अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ डिलीवरी से बात नहीं चलेगी, डिलीवरी के साथ साथ एंडोर्समेंट भी लगेगा. क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आपने वो इंसान का नाम लिखा है जिसको पेमेंट दिया जाने वाला है. बेरर इंस्ट्रूमेंट पे तो आप नाम लिखते ही नहीं हो. पेई का नाम ब्लैंक होता है इन केस ऑफ अ बेरर इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इनलैंड या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है फॉरेन. What do you mean by a foreign instrument? ऐसा इंस्ट्रूमेंट which is not an inland instrument is known as a foreign instrument. तो अब सवाल उठता है inland instrument मतलब क्या. देखो, one, inland instrument shall be made in India. It should be made in India and it should be payable in India, or it should be drawn upon a person who shall be resident in India. तो पहला कंडीशन तो कंपलसरी है that it should be made in India. सेकंड में दो बच्चे हैं, 2A और 2B. First, the instrument should be made in India, and second, it should be made in India and it should be payable. It should be payable in India, or it shall be drawn upon a person who is resident in India. दोनों में से आप 2A और 2B में से कोई भी एक कंडीशन भी पूरा कर लोगे तो हो जाएगा. सो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन तो पूरा करना ही है, और सेकंड के दो बच्चे उसमें से कोई भी एक पूरा किया तो भी चल जाएगा. ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. ये कुछ एग्जाम्पल्स है, 30 सेकेंड्स में आपको देखती हूं, आप रीड कर लो. अगर आप देखोगे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स फॉरेन ही है. फॉरेन क्यों है? अरे बिकॉज दे आर मेड आउटसाइड इंडिया. आपने पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको 2A 2B तो देखने की जरूरत भी नहीं है. हो गया? चलो बेटा जल्दी जल्दी करो. रेसिडेंट है या नहीं उसके लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी फैक्ट्स दिए हो गए, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, डन. हाँ, इनकोहेट अभी तक हुआ नहीं है. अनुराग प्लीज वेट, हम लोग यहां तक आए नहीं है. इनकोहेट एम्बिगुइस नेक्स्ट चार्ट पे है, पेज नंबर 6.3. चेक इट आउट गाइस. Come on. So yes, inchoate instrument. Everyone is done with the reading part. I can read your chats. So that is why अब मैं next topic चालू करूँ. Inchoate का मतलब होता है incomplete. Inchoate का क्या मतलब होता है? Incomplete.
सो बेसिकली अगर आपका इंस्ट्रूमेंट या तो फुल्ली ब्लैंक है या तो पार्शियली ब्लैंक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है एज एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. सो द इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली स्टैम्प्ड एंड इट इज साइंड. उसके अलावा या तो वो पूरी तरह से ब्लैंक है या तो वो आधा अधूरा ब्लैंक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एज एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. जब कभी भी इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, होल्डर की प्राइमरी ड्यूटी होती है टू कंप्लीट दिस इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट. ओके, बट नाउ जितना अमाउंट उसको पेएबल था उतना ही अमाउंट उसको फिल करना होता है. इनफैक्ट he will not be eligible to receive even a single rupee more than the amount that was intended to be paid to him. अगर उसने गलती से या तो फिर फ्रॉड्यूलेंट तरीके से कुछ ज्यादा अमाउंट लिखा है तो उसको वो ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा. बट इंस्ट्रूमेंट अगर एंडोर्स होते होते होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में आ गया, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में आते से इंस्ट्रूमेंट के सारे पाप धुल जाते हैं. और अगर पाप धुल गया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स विल बी एबल टू रिकवर द कंप्लीट अमाउंट ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बट याद रखना, नॉट एन अमाउंट मोर देन द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प. ओके, सो दैट इज अबाउट एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. So what do you mean by an ambiguous instrument? Ambiguous, जैसे इंग्लिश में भी ये वर्ड का मतलब होता है ambiguous, मतलब वेग. ambiguous का क्या मतलब होता है? वेग. सो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इतना वेग है कि उसको देख के हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या क्या ये प्रॉमिसरी नोट है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे एज एन ambiguous इंस्ट्रूमेंट. तो होल्डर अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से इसको या तो ट्रीट कर सकता है एज अ प्रॉमिसरी नोट और एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. जो भी टाइप उसने डिसाइड किया है कि उसको इंस्ट्रूमेंट को ट्रीट करना है, तो ऐसे केस में उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस एक्ट में दिए गए हैं वो सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. ओके, वेरी गुड वर्मा जी, अथर्व, निखिल, क्या बात है. भूमिका, अभय, मुरनाली, प्रिंस, अभिजीत, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. नेक्स्ट, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफरेबिलिटी में डिलीवरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. तो देखो, जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर नहीं करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसा मान ही नहीं सकते कि आपने इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया है. अब ये डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है और ये डिलीवरी जो है ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. एक्चुअल डिलीवरी तब होती है जब आपने एक्चुअली, मतलब फिजिकली इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथों में आया है. बट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या हो रहा है? यू आर होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स. सो बेसिकली डिलीवरी रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इनफैक्ट मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूं, डिलीवरी तब तो इंपॉर्टेंट है जब आपने इंस्ट्रूमेंट को बनाया है. बनाने के वक्त तो डिलीवरी इंपॉर्टेंट है ही, बट बनाने के साथ साथ डिलीवरी तब भी इंपॉर्टेंट है जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कर रहे हो नेगोशिएट, मतलब ट्रांसफर. कल जाके मैंने आपके फेवर में एक चेक बना दिया, बट वो चेक मैंने अपने ड्रॉअर में ही रखा और वो चेक मैंने कभी आपको डिलीवर ही नहीं किया. इंस्ट्रूमेंट तो बन गया बट उसकी डिलीवरी नहीं हुई है. तो ऐसे केस में माय डियर स्टूडेंट्स दिस चेक कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. तो चेक बनने के साथ साथ उसकी डिलीवरी देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. अलोंग विद दैट, जब इंस्ट्रूमेंट को आप करते हो ट्रांसफर, तो ट्रांसफर करते वक्त भी आपकी डिलीवरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यस और नो गाइज? यस. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल एक्स ने चेक बनाया, चेक बना के वाई के फेवर में आपके ड्रॉअर में रख दिया, उसने चेक को डिलीवर नहीं किया है. अब अनफॉर्चुनेटली
चेक बनाने के बाद बट डिलीवर करने के पहले एक्स डाइज, शांत हो गया, एंड ही वॉज नॉट एबल टू डिलीवर द चेक टू द पेई, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसको वो चेक मिल गया, तो बताओ नेगोशिएशन तो हुआ नहीं है क्योंकि डिलीवरी हुई नहीं है, क्या ये चेक को लीगल रिप्रेजेंटेटिव एनफोर्स कर सकते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. सो डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है मृणाली, आई होप इट इज क्लियर. कम ऑन, आगे बढ़ते हैं, चलो. नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं. एंड दिस इज सेक्शन नंबर 138. इधर लिख दो. एंड दिस सेक्शन इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट पिछले अटेम्प्ट पे इसके ऊपर सवाल आया था, और आपके आरटीपी में, इस अटेम्प्ट के आरटीपी में भी इसके ऊपर सवाल है. टेस्ट के आंसर शीट्स कब मिलेंगे? बेटा हफ्ता भर तो दे दीजिए. अभी लास्ट सैटरडे तो आपका टेस्ट हुआ है, हफ्ता भर भी नहीं हुआ है टेस्ट देकर. रुको जरा, सब्र करो. यस अभय, द सेक्शन नंबर इज 138. yes, it's a very important section. क्या कहता है ये सेक्शन? आइए. अगर आपने किसी को चेक दिया है, और ये चेक क्यों दिया है? इन डिस्चार्ज ऑफ अ लायबिलिटी, और आपने इस चेक को उसके वैलिडिटी पीरियड में डिपॉजिट किया है, तो बेसिकली ये चेक आपको गिफ्ट या डोनेशन के द्वारा नहीं मिला है. ये चेक आपको मिला है इन डिस्चार्ज ऑफ अ लीगली एनफोर्सेबल डेट. और इस चेक को आपने क्या किया है? इस चेक को आपने आपके बैंकर के पास किया है डिपॉजिट विद इन द वैलिडिटी पीरियड. बट अनफॉर्चुनेटली ये चेक हो गया है डिसऑनर, बाउंस हो गया है ये चेक. और क्यों बाउंस हुआ है? 1 बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स, या तो फिर 2 बिकॉज ऑफ स्टॉप पेमेंट. अब ऐसे केस में आपको बनानी होगी नोटिस, और नोटिस आपको देनी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द टाइम यू केम टू नो अबाउट द डिसऑनर. और इसी नोटिस में आप लिखोगे कि आने वाले 15 दिनों के अंदर पेमेंट कीजिए. अगर आने वाले 15 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं मिला है, तो ऐसे केस में नाउ you can make an application in writing in the court of law, and you can apply in the court of law relating to your duk and dar about the dishonor of the check. इस केस में दूसरी पार्टी को क्या क्या सजा हो सकती है? एक, उनके ऊपर लग सकता है फाइन अप टू 2 times the amount of the check, या तो फिर दूसरा, उनके ऊपर लग सकता है जेल की सजा अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. या तो अगर लगे कि इंसान बेशरम ही है, नालायक है, एक नंबर का नालायक, तो ऐसे केस में उसको जेल और फाइन दोनों भी लग सकता है. इसकी बहुत बढ़िया समरी हमने क्लास में आपको बताई थी. एक ही मिनट, आई जस्ट ओपन इट. and just go through this summary. I'm sure you will love it. एक ग्लांस में पूरा का पूरा सेक्शन कवर हो जाता है. यस, आई गॉट इट. I'll just switch the screen to the iPad and just go through the summary. Check it out, guys.
देखो क्लास में पढ़ाते वक्त भी मैंने लिखा है दिस सेक्शन इज लाइक रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Are you all done with the reading part? क्या ये समरी आपकी हो गई है? क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट थ्योरी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कितने आएंगे ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है. इंस्टीट्यूट अगर चाहे सारे थ्योरी क्वेश्चंस पूछ ले और अगर वो चाहे सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ ले, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है. चलो, सो आई थिंक यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाते हैं एंड दैट इज द रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन. हमने क्लास में एग्जाम्पल बताया था जहां पे क्या हुआ था, सचिन और सौरभ ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था टू सेल 1000 kgs ऑफ राइस, जिसके बदले में सौरभ वाज सपोज टू गिव 1,50,000 रुपीज आफ्टर 3 months. आज उसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, बट प्रॉमिसरी नोट कब मैच्योर होने वाला है? 3 महीने बाद. 3 महीने बाद जब ये बंदा प्रेजेंट करने आया, सचिन ने प्रॉमिसरी नोट को कर दिया डिसऑनर. अब सौरभ ने केस फाइल किया है अगेंस्ट सचिन. अब सवाल ये उठता है, इस बंदे को कॉम्पेंसेशन कितना मिलना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रॉमिसरी नोट है दैट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो हुआ है डिसऑनर. तो अगर आप भी दुखी हो, आप दर्द में हो, जो इंस्ट्रूमेंट आपको मिला था वो ऑनर नहीं हुआ है, वो डिसऑनर हुआ है, तो आप दूसरी पार्टी से डिमांड कर सकते हो कॉम्पेंसेशन. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन. कितना अमाउंट आप डिमांड कर सकते हो कॉम्पेंसेशन के द्वारा? पहली बात तो जितना अमाउंट ड्यू था इंस्ट्रूमेंट पे उतना अमाउंट तो आप लोगे. तो जैसे कि मेरे एग्जांपल में इट वाज 1.5 लाख रुपए, उतना तो आपको पैसा मिलने ही वाला है. उसके साथ साथ अगर सचिन और सौरभ दो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज में रहने की वजह से उनका डिफरेंस हो जाता है इन द करेंसी का एक्सचेंज रेट. वो भी कुछ डिफरेंशियल अमाउंट है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा. अलोंग विद दैट 1.5 लाख जो रुपए मुझे जब मिलने चाहिए थे 3 महीने बाद, वो नहीं मिले है. पेमेंट मेरे को डीलेड मिला है, तो डीलेड पेमेंट के बदले में आपको मिलेगा इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट आपको मिल सकता है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम. एंड अलोंग विद दैट ये पैसा रिकवर करने के लिए जितना भी खर्चा आपको लगा है, ये खर्चा भी आप रिकवर कर सकते हो. जैसे कि इस केस में एडवोकेट की फीस है, नोटिंग चार्जेस है, प्रोटेस्ट के चार्जेस है, ये सारे पैसे भी आप दूसरी पार्टी से रिकवर कर सकते हो जिसने इंस्ट्रूमेंट को किया है डिसऑनर. यस नो गाइज? यस. तो एक जितना अमाउंट ड्यू था प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, और प्लस आपको जितना खर्चा लगा है ये पैसे को रिकवर करने के लिए, जैसे एडवोकेट की फीस, नोटिंग चार्जेस, प्रोटेस्टिंग के चार्जेस, ये पैसे भी आप रिकवर कर सकते हो. और अगर आप अलग अलग 2 कंट्रीज से बिलोंग करते हो, तो अब ऐसे केस में करंट करेंसी का भी देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज. तो अगर उसमें भी कुछ अगर डिफरेंस है, तो वो डिफरेंशियल अमाउंट भी आप रिकवर कर सकते हो. दीज आर द रूल्स रिलेटिंग टू कॉम्पेंसेशन. एंड लास्ट but not the least, the rules relating to presentation of a negotiable instrument. Okay, पहली बात तो
सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैव टू बी प्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू गेट द पेमेंट, बट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको एक्सेप्टेंस के लिए भी प्रेजेंट करना पड़ता है, एंड दैट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. अ बिल ऑफ एक्सचेंज नीड टू बी प्रेजेंटेड ट्वाइस. One is for acceptance and the second is for payment. Okay, but अगर पेमेंट डिमांड करना है तो चाहे आपका प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, तीनों भी तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स है आपको प्रेजेंट करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू डिमांड द पेमेंट. जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आप पेमेंट डिमांड नहीं कर सकते. ओके, अब जब आप एक्सेप्टेंस के लिए जाते हो ड्रॉई के पास, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आप उसको अलाउ करते हो 48 आवर्स. 48 आवर्स में अगर उसने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया है, माना जाएगा द बिल इज गेटिंग डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस. ओके, और आपको अब ड्यू डेट तक भी रुकने की जरूरत नहीं है. इमीडिएट बेसिस पे आप पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो. अब देखो, जब आप इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करते हो पेमेंट डिमांड करने के लिए, मेक इट श्योर आपने इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया है ड्यूरिंग अ रीजनेबल टाइम एंड ऑल्सो एट अ रीजनेबल प्लेस. यस, और कभी कभी आपको इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, एंड यस, हो गया, झालं. अगर आप यहां देखते हो, एक दो बातें थोड़ी सी डिटेल में करा देती हूँ क्योंकि पिछले अटेम्प्ट के आरटीपी में उसके ऊपर सवाल आया था, इसीलिए. एक ही मिनट देना मेरे को. ये देखो, ये वाला, every promissory note, bill of exchange and a check must be presented for payment. और अगर आपने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया तो पार्टी लायबल नहीं होती है. बट नाउ देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस पॉइंट. इफ द promissory note is payable on demand and it is not payable at a specified place, तो प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर. आप प्रेजेंट ना भी करो तो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो. यस और नो गाइस? यस. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. So this is a new act that has been introduced in the CA Foundation curriculum. और आप लोग जानते हो लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चंस इस एक्ट से पूछे थे, बट दोनों भी क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए थे. सो बेसिकली मोटा मोटी इस एक्ट का वेटेज जो है दैट इज 14 to 15 मार्क्स. तो ये एक्ट को आप हल्के से नहीं ले सकते हो. इनफैक्ट इस एक्ट को बहुत अच्छे से करो क्योंकि कम मेहनत में आपको इस एक्ट में मिलने वाले हैं ज्यादा मार्क्स. एंड यस, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. झालं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे हो गए. कुछ 1-2 छोटे मोटे पॉइंट्स हो गए, वो तो आप खुद कर ही सकते हो, है ना. ये अपनी रिविजन सीरीज है, रेगुलर बैच नहीं है बेटा. इतना तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा. क्या बात है दीपक, वेरी गुड. एंड आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. एक टेस्ट हमारा 50 मार्क का हो चुका है, बाकी सारे टॉपिक्स जो है उसका अगला टेस्ट 50 मार्क का जल्द ही होने वाला है.
हमने बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली है. अब आपके हाथों में है आपका फ्यूचर. मेक द बेस्ट in the coming days. Okay, thank you. Bye bye. God bless you all.